नमस्कार, मैं रविश कुमार। आपदा में अवसर तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यह तो नहीं सुना होगा कि आपदा आपके लिए थी और अवसर किसी और के लिए था। किसी और के लिए भी नहीं, केवल चंद 100 लोगों के लिए। ऑक्सफैम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के उन 2 वर्षों के दौरान दुनिया में हर 30 घंटे में एक नया अरबपति पैदा हो रहा था और हर 33 घंटे में 10 लाख लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे थे। इस एक आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि कोरोना किसके लिए अवसर लेकर आया और किसके लिए आपदा। 8 फरवरी 2021 को राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता की तुकबंदी बनाई और अपने शब्दों को जोड़कर लोगों का आह्वान किया। उस तुकबंदी के सहारे प्रधानमंत्री भारत से अपील कर रहे हैं कि अवसर आपका इंतजार कर रहा है, बस उठकर खड़े होने की जरूरत है। लेकिन मैं सोच रहा था, इस कालखंड में 21वीं सदी के आरंभ में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते। मैं कल्पना करता था कि वो लिखते, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। हर बाधा, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़, हर बाधा, हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। अवसर तो वाकई आया था, मगर उन सभी के लिए नहीं जो गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे थे, जिनकी नौकरियां जा रही थी, सैलरी आधी हो रही थी। उस वक्त 80 करोड़ लोग 2 वक्त के भोजन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर निर्भर थे। उन्हें उठकर खड़े होने और अवसर को गले लगाने का उपदेश नहीं दिया जा सकता। बिना पूंजी और काम के कोई अरबपति तो नहीं बन सकता। बाकी बहुत सारे लोग तो इसी तरह आपदा से, अवसर के दायरे से बाहर होते चले गए जब तालाबंदी ने उन्हें बेघर और बेरोजगार कर दिया। वे शहरों में किराए के घरों को छोड़कर अपने गांवों की तरफ पैदल चलने लगे। कुछ लू से मर गए तो कुछ ट्रेन और बस से टकराकर। तालाबंदी के कारण करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। बाकी बहुत से लोग महामारी की दहशत से घिरे रहे, अस्पतालों के बाहर बिलख रहे थे, तड़प रहे थे। ऐसे लोगों के पास उस समय अवसरों का लाभ उठाने की क्या ही क्षमता बची होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई कि भारत ने आधिकारिक रूप से मरने वालों की जितनी संख्या बताई है, उससे 10 गुना ज्यादा लोग मरे हैं। 47 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं। भारत सरकार ने इस संख्या को ठुकरा दिया और रिपोर्ट की आलोचना की। लेकिन जब उसी WHO ने आशा वर्करों की तारीफ की, तब प्रधानमंत्री ने स्वागत में ट्वीट करने में जरा भी देरी नहीं की। दर्द से मुनाफा ऑक्सफैम की रिपोर्ट का नाम है। इसमें लिखा है कि पिछले कई दशकों की मेहनत से दुनिया भर में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। उस मेहनत पर पानी फिर गया है। कोरोना के दौरान हर 33 घंटे में 10 लाख लोग अत्यंत गरीबी में धकेले गए। क्या ये 10 लाख लोग इसलिए अत्यंत गरीबी में धकेले गए क्योंकि अवसरों का लाभ नहीं उठा रहे थे? अगर कोई इतना भोला है तो उसे भोला ही रहने देना चाहिए। दावोस में जमा हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्यों की गर्मी का अंदाजा आपको नहीं होगा। इनमें से कई कोरोना के 2 साल में कई गुना अमीर हो गए। कैसे अमीर हुए, इसके बारे में दर्द से मुनाफा रिपोर्ट में लिखा है कि जब दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने ग्लोबल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पैसे डालने शुरू किए, तब इसका लाभ इन अरबपतियों ने उठा लिया। कर्मचारियों को निकाल दिया, जो रह गए उनकी सैलरी कम कर दी, काम उतना ही रहा और मुनाफा कई गुना बढ़ गया। लिहाजा 2 साल में दुनिया भर में 573 नए अरबपति पैदा हो गए। इनमें से 40 नए अरबपतियों का संबंध दवा के कारोबार से है, जो टीका, इलाज और टेस्ट पर अधिकार रखते हैं। खाने पीने की चीजों के कारोबार से जुड़े 62 नए अरबपति पैदा हुए हैं। कारगिल परिवार दुनिया में खेती के कारोबार पर एकाधिकार रखता है। 70% मार्केट इसके कब्जे में है। इस एक परिवार में महामारी से पहले 8 अरबपति थे, बिलियनर। महामारी के बाद 12 अरबपति हो गए। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इलॉन मस्क के पास इतना पैसा है कि 90% दौलत नष्ट भी हो जाए, तब भी मस्क दुनिया के चोटी के अमीरों में ही रहेंगे। सोचिए, 23 साल में इनकी दौलत जितनी बढ़ी है,
उसके बराबर में 2 साल के भीतर बढ़ गई है। मतलब किस रफ्तार से कुछ 100 लोग कमा रहे थे, क्या आप भी इस दौरान अमीर हुए, या इसके बदले आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के असर में हर जगह खोद कर कुछ निकालने की योजना बनाने लगे कि इसके नीचे कुछ तो है। ये व्हाट्सएप अंकल हैं, दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। एक दिन इन्हें व्हाट्सएप मिलता है जिसमें लिखा है जमीन के नीचे कुछ है, जमीन के नीचे कुछ है, जमीन के नीचे कुछ है। और फिर तो भूखंड की खैर नहीं। और फिर जब उनके दिमाग की चिकित्सा होती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं हमें दिमाग में कुछ मिला नहीं। जमीन के नीचे कुछ नहीं है, कुछ है तो नीतियों के पीछे है जो आपको जमीन के नीचे गाड़ रही हैं। यह सबसे बड़ा झूठ है कि मानवता दुनिया को एक करती है। दुनिया को केवल ये चंद अरबपति एक करते हैं जो इसे एक मैदान समझकर चारों तरफ एक ही नीतियां बनवा रहे हैं। इनकी गिनती कुछ 100 में है, मगर इन्हीं की एकता ही अब मानवता की एकता है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि चंद लोगों के हाथ में सारी दौलत आ जाने से राजनीति और मीडिया भ्रष्ट हो जाएंगे। चंद लोग अपनी दौलत से मीडिया और राजनीतिक दल चलाने लगेंगे। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जनता के साथ क्या होने जा रहा है। एक दिन वीडियो वायरल कराने का अधिकार और साधन भी आपके हाथ से जाएगा। मेरी इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए। मीडिया के खत्म होने के बाद अगला हमला वायरल कराने वाले माध्यमों और लोगों पर होगा। मतलब एक ऐसा जमाना आ चुका है जब बल्ब की रोशनी तो होगी, मगर उसके नीचे आप अंधेरे में होंगे। केवल विज्ञापन होगा और उसके भीतर एक चमकदार दुनिया। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन, सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत मई 2021 से नवंबर 2021 तक प्रति माह 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। यह विज्ञापन सरकारी है, YouTube पर है। इस वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसमें जो लोग गरीब कल्याण योजना के लिए लाइन में खड़े हैं वे गरीब नजर नहीं आते हैं। यूपी की 24 करोड़ आबादी मानी जाती है। इनमें से 15 करोड़ लोग 2 वक्त का अनाज नहीं खरीद सकते। यह संख्या बताती है कि भारत के एक बड़े प्रदेश में आर्थिक असमानता कितनी भयावह है। लेकिन आज का संदर्भ असमानता के अलावा पात्रता का भी है, जिसे लेकर यूपी में राशन कार्ड धारकों के बीच हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के इस विज्ञापन में बार बार इसी का जिक्र है कि कितने हजार करोड़ रुपए से यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इसमें या इस तरह के दूसरे विज्ञापनों में कहीं भी नहीं बताया गया कि इस योजना के लिए योग्य कौन है। जिसके पास कार्ड है उसे अनाज दिया जाएगा। देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है और इसकी तारीफ भी बटोरी गई, बटोरने वाली बात भी है। 2 साल तक यह योजना चली है। किसी ने नहीं सोचा कि कौन योग्य है, राशन कार्ड असली है या नहीं। इस योजना के लिए कहा गया कि 100 रुपया लीटर पेट्रोल भी जरूरी है, तो लोगों ने मान लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बीजेपी नेता वरुण गांधी तक इसके खिलाफ बोलने लगते हैं। तमाम चर्चाओं में माना गया है कि योगी आदित्यनाथ की भारी जीत के पीछे इस योजना का भी रोल रहा है। लेकिन चुनाव के बाद जब अनाज के दाम वसूलने की चर्चा शुरू हुई, तब विपक्ष मुखर होने लगा, आलोचना करने लगा। आखिर 2 साल तक चली इस योजना के दौरान इसकी शर्तों का प्रचार क्यों नहीं किया गया कि कौन पात्र है कौन नहीं।
प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा भी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो। कई हफ्ते से यूपी के अखबारों में खबरें छप रही हैं कि जो लोग योग्य नहीं हैं और उन्होंने मुफ्त राशन लिए हैं, उन्हें राशन कार्ड लौटाने होंगे, वरना उनसे अनाज के दाम लिए जाएंगे। राशन की दुकानों के बाहर लोग पहुंचने लगे हैं। रविवार को यूपी सरकार ने सफाई दी कि सरकार या विभाग की तरफ से ऐसा कोई नया आदेश नहीं आया है। जब आदेश नहीं जारी हुआ, तब इतने दिनों से लोगों के राशन कार्ड क्यों लिए जा रहे थे? क्या अब वे वापस कर दिए जाएंगे? अमर उजाला की यह खबर आगरा से छपी है। अखबार लिखता है कि अप्रैल भर में 43,000 लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। इसी अखबार की खबर बाराबंकी से, यहां पर 12,000 राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं। और इसी जिले की एक खबर यह भी है कि लोगों ने राशन कार्ड बचाने के लिए अपनी कार बेच दी और एयर कंडीशन लौटा दिए हैं। उन्नाव जिले की खबर बताती है कि यहां पर 7,500 से अधिक राशन कार्ड लौटाए गए हैं। अमर उजाला ने 4 मई के दिन गोरखपुर से यह खबर छापी है और काफी विस्तार से लिखा है कि डीएम का निर्देश आया है, ट्रैक्टर, एयर कंडीशन, लाइसेंसी हथियार वालों को राशन कार्ड लौटाने होंगे। इसके लिए एक जिले में 1340 टीमें बनाई गई हैं, जिसे जिले भर में 2 से 4 दिनों के भीतर पता लगाना है कि कौन कौन से लोग अपात्र हैं और उनके पास राशन कार्ड है। इतना बड़ा अभियान चल रहा है, वह भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में। क्या इसकी जानकारी लखनऊ को नहीं होगी? एक सवाल यह भी है कि अगर शासन की तरफ से आदेश नहीं रहा होगा, तब एक साथ कई जिलों में यह अभियान कैसे हो गया? अलग अलग जिलों से अमर उजाला में छपी खबरें बता रही हैं कि हर जिले से हजारों लोगों ने राशन कार्ड लौटाए हैं, जो नए आदेश हैं उसके मुताबिक इस योजना के योग्य नहीं। क्या इन लोगों ने गलत तरीके से मुफ्त अनाज लिया? यह सवाल नैतिकता का भी है और आर्थिक संकट का भी। न्यूज क्लिक की रिपोर्ट में मजदूर किसान मंच के ब्रिज बिहारी का बयान छपा है कि उनका दावा है कि उन्होंने अवध इलाके में एक सर्वे कराया है, जिसके अनुसार 89% लोगों के पास राशन कार्ड थे। अगर कार्ड वापस लिया गया तो अब केवल 30 से 35% लोगों के पास ही कार्ड रहेगा। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लिया है, वे लोग राशन कार्ड की पात्रता से बाहर हो सकते हैं। रवीश रंजन अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि गाजियाबाद जिले में 6,500 से अधिक लोगों ने अपने राशन कार्ड लौटा दिए हैं। हापुड़ में भी लोगों ने कार्ड लौटाए हैं। राशन की दुकानों के बाहर नजर आ रहे हैं। ये राशन कार्ड जमा करना क्यों जमा करना चाहते हैं? ये करना कि हमारा गाड़ी है 4 पहिए की। हाँ जी है। माता जी एक एप्लीकेशन लिखेंगी, सेवा में जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद, मेरे घर में 4 पहिए का वाहन है, इसलिए मैं कार्ड को सरेंडर करना चाहती हूँ। ये लिख के दे दीजिए। और कितने दिनों से है माता जी आपके पास? भैया मेरे तो आदमी नौकरी करेगा 60 साल से 61 साल की तो मैं हो गई, और आदमी मेरा होगा 70 साल का। गाड़ी मेरी 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी। कई आ चुके हैं। तो और ये राशन कार्ड पर ये राशन अनाज कब कार्ड से तो ले हमने रहे हैं? अभी बनवाया, जब रिटायर हो गए, हमारी इनकम न रही, हम तो बड़े जब इनकम न हुई तो हमने राशन कार्ड बनवा लिया। राशन कार्ड हो गए 2 साल बने को हो गए। लॉकडाउन लगा था शुरू का, उससे 2 महीने पहले बनवाया। एयर कंडीशनर, ये फ्रिज भी और मोटरसाइकिल भी आया हमारी कुछ है नहीं, अभी इनकम हमारी कुछ है नहीं, प्राइवेट नौकरी थी। अब गाड़ी थोड़ी बेचेंगे हम, हमें आना जाना ना पड़ता बड़े बुड्ढों को। हम एक कारण के ऊपर हम अपनी गाड़ी बेचेंगे या एसी में न सोएंगे? बीमार हो गए तो कौन हमारा इलाज करवा देगा? हमें राशन कार्ड लेना छोड़ देंगे, हम अब वोट भी ना देंगे आगे किसी को। नहीं स्कीम निकाल रहे हैं, वोट के टाइम पे हाथ में जोड़ रहे हैं नेता। गाजियाबाद के राजापुर से आई सुधा शर्मा की नाराजगी 7वें आसमान पर है। गाजियाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सुबह से ही राशन कार्ड वापस करने वालों का तांता लगा है। इसी कतार में हेमलता हमें मिली। उनकी बहू नौकरी करती है, जो अब अलग रहती है, लेकिन कार्रवाई के डर से वो राशन कार्ड में से बहू का नाम कटवाने के बजाय राशन कार्ड को ही वापस कर देती हैं। बेटा मैं भी इसी की वजह से इनके पापा को सुनाई नहीं देता। आज 10-15 साल से वो बीमार चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये लड़की है मेरी, अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। और क्या है आपका आमदनी का क्या जरिया है? कुछ इनके पापा करते ही नहीं आमदनी, क्या उनको सुनाई नहीं देता है कुछ।
तो क्यों आप फिर वापस कर रहे हैं? अब बहू की सर्विस थी वो अलग हो गई है तो करवाना था उनका खाली कैंसिल। अब किसी को पता नहीं, लेके आई थी मैंने सारे का कैंसिल करवा दिया। अब इसी के मारे इनके पास आई हूँ मैं। खाली इनकी सर होना है खाली सिर्फ अच्छा, बहू। केवल आपकी बहू नौकरी कर रही है? हाँ वो अलग हो गई है। वो अलग हो गए? हाँ। आप सारे लोग नहीं करते? नहीं कुछ नहीं, बेटी है ये मेरी। तो भाई अच्छा, तो आपको जरूरत है राशन? जरूरत है बेटा, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं तो। इसी भीड़ में राजेश भी खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारी से पूछताछ कर रहे हैं। 20 साल से इनका राशन कार्ड बना है, लेकिन बेटे की शादी में एसी मिली, अब वो भी कार्ड लौटाने आए हैं। तो राजेश जी, एसी कब खरीदा आपने? एसी कब क्यों खरीदे? क्यों? शादी में मिला था। अच्छा जी वो एसी लग रहा घर में तो लड़के ने लगा लिया। और बाकी आप? बाकी सब नॉर्मल है, मेरी नौकरी भी नहीं रही, इसलिए आप वापस कर रहे हैं? हाँ जी, वो अखबारों में पढ़ा था जी मैंने, बस वापस नहीं, वो देख कर इसके हिसाब से आया हूँ। गाजियाबाद में अब तक करीब 3000 लोग कार्ड वापस कर चुके हैं। गाजियाबाद ही नहीं, हापुड़ में भी राशन कार्ड वापस करने वालों की भीड़ लगी है। यहाँ करीब 2000 लोग अब तक कार्ड वापस कर चुके हैं। वजह सब गली के कर गए, हमारे राम तो शादी में गए थे। क्या बता रहे हैं गली के लोग? गली के बता रहे कि सबके जमा होंगे, बड़े बड़े घर हैं उनके, 2 मंजिले 3 मंजिले, वे जमा कर गए। आपके पास क्या है आप लोगों के? गाड़ी हमारे पास, इनके पास तो है, घर वाले ऑटो चलाते हैं। अच्छा। और हमारे घर वाले डिलीवरी कराएं, गाड़ी दूसरे की है। दरअसल राशन कार्ड के बाबत डर तब लोगों के बीच फैला जब इस तरह का एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें लिखा था कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को चेतावनी देते हुए सचेत किया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर अपना राशन कार्ड जमा कर दें, अन्यथा राशन कार्ड निरस्त करने के साथ ही वैधानिक कार्रवाई होगी। व जब से उक्त परिवार गेहूं या चावल ले रहा है, आकलन करके 24 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं और 32 रुपए किलो के हिसाब से चावल की रिकवरी की जाएगी। साथ ही कहा गया कि सरकारी राशन कार्ड लेने वालों की 2 लाख से ज्यादा सालाना आय न हो, 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का मकान, बंदूक का लाइसेंस और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो। अप्रैल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी अपात्र लोग हैं वो सभी अपना कार्ड सरेंडर कर दें। अपात्रता का मेनली हमारा जो शासनादेश है उसके अंतर्गत जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहला ये है कि वो आयकर दाता ना हो, या फिर ऐसी सुविधाएं जो कि उसको पात्रता की श्रेणी में नहीं लाते हैं, पात्रता की श्रेणी में नहीं लाते हैं और वो फिर भी राशन कार्ड का उपभोग कर रहा है। तो जब से उसका कार्ड बनाया गया है तब से लेकर तक दिनांक तक शासकीय दरों, जैसे कि आपका गेहूं 24 रुपए किलो और चावल 32 रुपए किलो के हिसाब से उनसे वसूली की जाएगी। मीडिया में ऐसी खबरें आते ही लोग घबराकर अपना राशन कार्ड वापस करने लगे, लेकिन 3 दिन बाद ही सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है और आदेश में संशोधन करके कार्रवाई और रिकवरी जैसे नियम वापस ले लिए गए हैं। अब अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। तो ऐसे तमाम सारे अपात्र लोग भी हैं जो अब तक फ़ायदा लेते रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको चाहिए, लेकिन वो डर के वजह से अपना राशन कार्ड वापस करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो चुनाव ख़त्म हो चुका है और चुनाव के बाद तमाम सारे ऐसे नियम कानून आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अपात्रों को आपने क्यों दे दिया, लेकिन उस वक्त जब ये राशन कार्ड बन रहे थे तब आखिर वो अधिकारी कहाँ थे जिन्होंने इन लोगों का राशन कार्ड बिना वेरिफिकेशन किए बनाया था। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एक व्यक्ति ने पूछा है कि राशन की वसूली के साथ साथ क्या प्रधानमंत्री की तस्वीर वाला झोला भी लौटाना होगा। इस रिपोर्ट से एक सच्चाई यह भी आ रही है कि दहेज में बाइक मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि अनाज खरीदकर खाने लायक हो गए। आर्थिक असमानता के इस इंडिकेटर के बारे में अर्थशास्त्रियों को भी पता नहीं, मार्केट को भी पता नहीं कि लोग कर्ज लेकर बाइक खरीद रहे हैं और दहेज में दे रहे हैं। इसका भी डेटा होना चाहिए कि कितनी बाइक दहेज के लिए खरीदी जा रही है। हमने कुछ दिन पहले बुलडोजर गेम दिखाया था। ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा जब बुलडोजर को ही अदालत की मान्यता दे दी जाएगी। जो बुलडोजर चलाएगा वही वकील होगा और बाद में प्रमोशन पाकर जज बन जाएगा। व्यंग्य में कही जा रही यह बात किसी हद तक सही साबित होती नजर आ रही है। बुलडोजर चलाने का पैमाना नजर नहीं आता। यूपी के रामपुर में कुछ लोगों ने थाने में मारपीट कर दी।
मीडिया रिपोर्ट में इन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी तो हुई है, मगर इनके घर पर बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर उस बीजेपी कार्यकर्ता या नेता के घर पर भी नहीं चला है जिसने मध्य प्रदेश में एक वृद्ध भंवरलाल जैन को मुसलमान समझकर मार दिया। असम के नागांव जिले की एक घटना है। यहां कथित रूप से हिरासत में मौत के बाद भीड़ ने बटरडवा थाने पर हमला कर दिया। इसके बाद इस घटना में शामिल मुख्य आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। सलोनाबारी गांव के कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास सारे वैध दस्तावेज थे, फिर भी घर गिरा दिया गया। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन खरीदी थी। यही नहीं, जिस व्यक्ति की थाने में कथित रूप से मौत हुई वह मछली बेचता था। जब पकड़ा गया तब शराब के नशे में चूर था। थाने पर हिंसा करने के आरोप में शफीकुल इस्लाम की पत्नी और नाबालिग बेटी को गिरफ्तार किया गया है। इन पर यूएपीए की धारा लगाई गई है। नाबालिग बेटी पर यूएपीए की धारा लगाई गई है। रतनदीप चौधरी की यह रिपोर्ट देखिए। असम के नगांव जिले में बाटाड्रावा के करीब सलोनाबाड़ी में रविवार 22 मई को कुछ आरोपियों के घर और झोपड़ियां बुलडोजर से रौंद दिए गए। ये तब हुआ जब शनिवार को एक गुस्साई भीड़ ने बाटाड्रावा पुलिस थाने में तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। ये भीड़ 39 साल के मछली विक्रेता शफीकुल इस्लाम की हिरासत में मौत का आरोप लगा रही थी। शफीकुल को शुक्रवार की रात नशे की हालत में पुलिस ने उठाया था। इसी गांव में यहाँ पे ये जो टूटा हुआ घर दिख रहा है, ये घर है शफीकुल इस्लाम का। ये वही शफीकुल इस्लाम है जिनको कि पिछले शुक्रवार को बटरडवा पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था और शनिवार को उनकी मौत हो गई। जबकि उनके परिवार वालों का ये दावा है कि ये एक कस्टोडियल डेथ है और पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हुई है और उनको टॉर्चर किया गया था, ऐसा दावा करते हैं उनके परिवार वाले। मगर पुलिस का ये दावा था कि उनको नशाग्रस्त अवस्था में, नशाग्रस्त सिचुएशन में, ड्रंकन कंडीशन में शुक्रवार को उनको पुलिस ने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में लाए थे और शनिवार को उनको रिलीज़ कर दिया गया था। और इसके रिलीज़ करने के बाद उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो बिगड़ी और इसके बाद जो अस्पताल है वहाँ पे उनकी मौत हो गई। पुलिस थाने पर हमले के आरोप में शफीकुल की पत्नी और बेटी के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम पुलिस का दावा है कि जिस तरह पुलिस थाने पर हमला हुआ उसके पीछे एक साजिश नजर आ रही है और इस घटना के तार आतंक से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक नगांव जिला जहां ये घटना हुई वहां अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS नाम के आतंकी संगठन से जुड़े जिहादी संगठनों के स्लीपर सेल हैं। पुलिस ने UAPA और NDPS के तहत भी केस दर्ज किया है। न सिर्फ इस घटना बल्कि पूरे नगांव जिले में अंसारुल बांग्लादेश नाम के संगठन का असर बढ़ रहा है। ये संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। अब ये अंसारुल इस्लाम नाम से असम में पैठ बनाने की कोशिश में है। ये संगठन AQIS की एक शाखा है। लेकिन सवाल थाने पर आगजनी के अगले दिन कुछ आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजरों पर उठ रहे हैं। ये कार्रवाई उस पैटर्न पर फिट बैठ रही है जो हाल में बीजेपी शासित राज्यों में दिखाई दी। उधर पुलिस का दावा है कि कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ की गई। गिराए गए घरों से कुछ हथियार और प्रतिबंधित नशीली दवाओं के बरामद होने की बात भी कही गई। ये आरोप था कि कल जो लोग आए उनमें से कई के घर और झोपड़ियां का अतिक्रमण की हुई जमीन पर बने थे, जिसे लैंड पट्टों में फर्जीवाड़ा कर खरीदा गया। ये लोग वहां अवैध तौर पर बसे हुए थे, इसलिए कुछ झोपड़ियों को गिराया गया। आप देख सकते हैं इस घर का नज़ारा, सब तोड़ दिया गया है पूरी तरह से। जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो भी बहुत तनाव में हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। मगर इनके जो परिवार के कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन एनक्रोचमेंट नहीं है, इसको उन लोगों ने खरीदा है और इसके कागजात है, ऐसा वो दावा ये लोग कर रहे हैं। हम लोग का दादा का अमोल का माटी है वो बिटी, बाद में वो किना हुआ है, 1 साल हुआ है। वो किन के लिया था, एक टू प्रोफेसर का साथ से किन के लिया था, वो किन के लिया था, अभी तक नाम पर नहीं आया।
तो उसका नाम पे ही था। अभी तक पैसा क्लियर दिया नहीं हुआ था। शफीकुल के गिराए गए घर से 500 मीटर दूर फैजुद्दीन और उनके बेटे शाहजहां अली ने जमीन के मूल सर्टिफाइड दस्तावेज निकाले, ये दिखाने के लिए कि जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई वहां उनका प्लॉट मियादी पट्टा जमीन पर था। इसे उन्होंने थाने में आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को बेचा था। हमने जमीन मुजीबुर और इमाम अली को बेची थी, जिन्हें थाने में आगजनी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते और उन पर कानून के तहत कार्रवाई हो, लेकिन जहां तक जमीन की बात है तो हम साफ कर देना चाहते हैं कि हमने उन्हें इसे पट्टे पर दिया था। कागजों में जमीन अब भी हमारे ही नाम पर है। उन्होंने अभी इसे अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाया है। उधर आरोपियों के बच्चों की हालत दयनीय है। उनमें से अधिकतर छोटे हैं। माता पिता की गिरफ्तारी के बाद वो कैसे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। शफीकुल के छोटे भाई रफीकुल का घर भी गिरा दिया गया। रफीकुल भी थाने में आगजनी के आरोपियों में शामिल है। घटना के बाद से उनकी पत्नी लापता है। 2 छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा और 6 साल की बेटी। ढाए गए घरों में वो अब कैसे रहेंगे? रविवार सुबह से उन्होंने ठीक से खाना तक नहीं खाया है। पड़ोसियों के दिए बिस्किट वगैरह से उनका काम चल रहा है। কালিৰ পৰা খানা চানা খাইছা? নাই খোৱা। একো খানা চানা নাই পোৱা? কাবাক ঘৰত গৈ কেনে থাকিব নোৱাৰা? हमें डर है कि पुलिस आएगी और हमें ले जाएगी। हम पड़ोसियों के पास गए, लेकिन पुलिस के डर से वो हमें नहीं रखना चाहते। कम से कम अगर जिहादी है तो वो लोग तो पहले ही क्यों मालूम नहीं पड़ा? इस घटना का बाद क्यों मालूम पड़ा? तो इंटेलिजेंस फेल है, कंप्लीट असम गवर्नमेंट का, होम डिपार्टमेंट का जिहादी इंटेलिजेंस फेल है। लेकिन साथ साथ में हम लोग ये भी दबा करता हूँ, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, उसको निकालने के लिए कम से कम गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज देके उसको इंक्वायरी होना चाहिए और जो इस घटना को दूध का दूध पानी का पानी जो घटना निकाल जाए। पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि थाने में आगजनी के बाद क्या बुलडोजरों का इस्तेमाल बदला लेने और सबक सिखाने के इरादे से किया गया? नगांव से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यह कहानी भी आर्थिक असमानता का ही एक रूप है। जब से बुलडोजर इंसाफ का रूप धरकर आया है, तब से आपने सुना है कि सत्ताधारी दल के किसी विधायक, नेता के घर या दुकान पर इसकी नजर गई हो। क्या अब यह मान लिया जाए कि इनमें से किसी ने अतिक्रमण ही नहीं किया है? पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला कमीशन मांग रहे थे, अब मंत्री पद से हटा दिए गए हैं और जेल में हैं। यह तो पंजाब की बात हुई। उत्तर प्रदेश की भी बात बताता हूं। 9 मई के अमर उजाला में खबर छपी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप दलाली छोड़ दीजिए। ब्रेक से पहले अखिलेश यादव का बयान दिखाना चाहते हैं, जो उन्होंने सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा है। मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रिमंडल से हटा दिया है और पुलिस को सिंगला के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। भगवंत मान के मुताबिक 10 दिन पहले विजय सिंगला के खिलाफ उन्हें एक अधिकारी की तरफ से भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। सिंगला स्वास्थ्य महकमे से जुड़े ठेकों में 1% कमीशन मांग रहे थे। मामले की गोपनीय तरीके से जांच में शिकायत सही पाई गई। मामले की कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत इकट्ठा करने के बाद भगवंत मान ने कार्रवाई की, विजय सिंगला को मंत्री पद से हटा दिया और सभी को चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज एक पुलिसकर्मी की आतंकवादियों ने उसके ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस के मुताबिक इस हमले में पुलिसकर्मी की 7 साल की बेटी भी घायल हो गई। सैफुल्ला कादरी नाम के इस पुलिसकर्मी पर श्रीनगर के गनी मोहल्ले में उसके घर के बाहर हमला किया गया। हमले के बाद पुलिसकर्मी और उसकी बेटी को तुरंत SKIMS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पुलिसकर्मी को बचाया नहीं जा सका। उसकी बेटी के दाएं हाथ पर गोली लगी है, वो अब खतरे से बाहर है। कश्मीर रेंज के IGP विजय कुमार ने कहा कि हमलावरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर विवाद में वाराणसी की जिला अदालत में सबसे पहले सुनवाई मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगी है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इस याचिका को खारिज करने की मांग की है। 26 मई को जिला जज की अदालत इस बात पर फैसला करेगी कि ये पूरा विवाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल कानून 1991 की रोशनी में सुने जाने लायक है भी या नहीं। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पर अदालत ने दोनों पक्षों के एतराज मांगे हैं। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा कि सुनवाई में सर्वे रिपोर्ट और उसके साथ हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को भी जोड़ा जाए, लेकिन अदालत ने इस मांग पर कुछ नहीं कहा। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक कुतुब मीनार परिसर में पूजा हो सकती है या नहीं, इस पर दिल्ली की साकेत कोर्ट 9 जून को फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूजा की इजाजत की मांग कर रहे याचिकाकर्ता पक्ष को तब झटका लगा जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उसकी मांग का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, लिहाजा हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां बहाल कर उन्हें पूजा की इजाजत दी जाए। लेकिन पुरातत्व विभाग ने अपने हलफनामे में साफ कहा कि कुतुब मीनार पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, किसी भी धर्म के लोगों का उपासना स्थल नहीं। ASI ने यह भी कहा कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पर यह खुदा हुआ है कि मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेषों से किया गया, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद का निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया। पुरातत्व विभाग की दलील है कि उसके संरक्षण में आने के बाद से वहां न तो पूजा पाठ हुआ, न ही नमाज पढ़ी गई, लिहाजा कुतुब मीनार के मौजूदा स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडितों का कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जारी है और उन्होंने वापस सरकारी काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। सरकार उनसे काम पर लौटने का लगातार आग्रह कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पंडित जम्मू में अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा का हवाला देते हुए जम्मू ट्रांसफर किए जाने की मांग कर रहे हैं। करीब 4000 कश्मीरी पंडित घाटी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनों में लगे हैं। सोमवार शाम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रदर्शनकारियों से मिले और उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन कश्मीरी पंडित इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें जम्मू में सुरक्षित जगहों पर तबादला नहीं किया जाता, वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में लौटे थे, लेकिन पिछले कुछ समय में आतंकवादियों ने उन्हें भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे कश्मीरी पंडितों में दहशत है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।